हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद चमन सिंह में। जैसा कि एक पार्ट पूरा हो चुका है। ऋग्वैदिक काल पहले मैं पढ़ा चुका हूँ वैदिक काल में, और वैदिक काल में ही एक दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इस काल की जानकारी के पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत ऋग्वैदिक काल की तुलना में कम समस्याग्रस्त है। कम समस्याग्रस्त का मतलब कि पहले जो समस्या थी उसके स्रोत के बारे में पुरातात्विक जो थे और साहित्यिक स्रोत जो थे, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो चुकी थी और इसी नाम से इसको उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या था दोस्तों? इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृद्भांड, पेंटेड ग्रे वेयर जिसको कहते हैं, एवं उत्तरी काले पॉलिशदार मृद्भांड, मिट्टी के बर्तन, पॉलिश किए हुए उसमें बर्तन होते थे। लोहे का भी इसमें प्रयोग होने लगा था। खुदाई में सर्वाधिक लोह के जो औजार हैं, उपकरण हैं, वो सबसे ज्यादा अतिरंजी खेड़ा जो कि आपके उत्तर प्रदेश एटा में पाए गए हैं। यजुर्वेद में धातु उपकरणों को श्यामयस या कृष्ण अयस कहा गया है, जबकि वो काले होते थे। धूसर, ये ग्रे कलर का, इसको ग्रे कलर कहते हैं। और इसमें ब्लैक पॉलिश वेयर, इसमें ब्लैक कलर से पॉलिश हुए बर्तन मिलते हैं। तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत और भौगोलिक विस्तार और सामाजिक व्यवस्था। साहित्यिक स्रोत में हमें कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो कौन कौन से हैं, और इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो साहित्यिक स्रोत में दोस्तों इस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्रह्म ग्रंथ एवं एक है आर्यक, इनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। इन्हीं ग्रंथों से और इन्हीं वेदों से पता लगता है इसे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक की कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उनकी। तो भौगोलिक विस्तार इनका कहाँ से कहाँ तक था? देखिए, आर्य जो थे वही सबसे बाहर से आए थे। इन्होंने संपूर्ण गंगा घाटी में अपना प्रभाव जमा लिया। ये कहाँ कहाँ तक थे? ये हिमालय आपका क्षेत्र पड़ता है, एक हिंद महासागर, एक विंध्य पर्वत। इनकी भौगोलिक परिसीमाओं के विस्तार की ओर इशारा करता है। जानकारी मिलती है इन्हीं वेदों से कि कहाँ से कहाँ तक इनका भौगोलिक विस्तार था। आगे आता है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम कैसा था इनका। दोस्तों इसमें जाति व्यवस्था इसमें विभेद होने लगा था, भेदभाव होने लगा था। जैसे आज भी आप देखते होंगे काफ़ी जगह पे जात पात का विभेद होता है। यज्ञ अनुष्ठानों के कारण ब्राह्मणों के प्रभाव में वृद्धि हुई। आपको पढ़ाया था मैंने कि पुरोहित जो थे वो यज्ञ अनुष्ठान कराते थे, और स्त्रियों से पैतृक संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया था। पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। जैसे आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फैसले दिए हैं स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार के बारे में। सभाओं में प्रवेश बंद कर दिया गया था। जो पहले सभा और समिति थी उसमें स्त्रियां भाग लेती थी, लेकिन इस काल में, इस उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। सभाओं में प्रवेश बंद कर दिया गया था महिलाओं का। वहाँ पे सभाओं में उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, वर्ण व्यवस्था में कर्म आधारित न होकर, जो कर्म होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। जन्म आधारित हो गया था। जैसे ब्राह्मण, शूद्र,
क्षत्रिय है और उसमें वैश्य है। उसमें शूद्र को सबसे नीचे माना जाता था। उसमें जन्म आधारित हो गया था, जो उसमें काम जो निर्धारित होगा आपका जन्म से ही होगा। अगर शूद्र पैदा हुआ है तो शूद्र में आपको जो साफ सफाई करनी पड़ेगी, चर्म काटना पड़ेगा। और वैश्य है तो आपको उसमें शिल्प का काम करना पड़ेगा। ब्राह्मण है तो आपको ज्ञान का उसमें और अनुष्ठानों का काम करना पड़ता है। जिस 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 समाज में जन्म लेगा व्यक्ति वो उसी से आधारित होता था, उसी के बेस पे होता था। और इसमें वैश्य ही राजस्व चुकाते थे और यहीं से वर्णों का प्रभाव दिखाई देता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में पशु चराने का जो था वो पशुचारण जो कृषि थी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो था उसमें कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन किया हुआ है। और विधेय माधव, ये विधेय माधव है, विधेय माधव शब्द से पता लगता है कि आर्य संपूर्ण घाटी में कृषि कार्य करते थे। इस काल में अनाजों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था एक बार और आ भी सकता है कि चावल को ब्रीही कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता था और मूंग को मुदन कहा जाता था और उड़द को माड़ कहा जाता था। धान मुख्य फसल हो गई थी। इस काल में धान मुख्य फसल बन गई थी और व्यापार प्रापण द्वारा किया जाता था। प्रापण का मतलब होता है जैसे हम कोई व्यापार करते हैं, किसी चीज को बेचते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलेगा, उसमें आभूषण मिलते थे, जेवर जो भी मिलता था, सोने चांदी का जो भी मिलता था, आभूषण मिलते थे। और इसमें आभूषण को निष्क कहा जाता था। और इसमें लेन देन का माध्यम जो होता था, इसमें गाय के द्वारा भी व्यापार किया जाता था। कोई वस्तु बेची, उसके बदले में गाय ले ली, क्योंकि गाय उस टाइम बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसमें लेन देन का माध्यम गाय एवं निष्क आभूषण को माना जाता था। दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और इसमें यज्ञ भी होते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति जो राजा पर अधिकार ज्यादा निरंकुश होने से रोकती थी, तो राजा को शक्तिशाली बनाने से रोकती थी सभा और समिति। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में उसका प्रभाव जो घटने लगा था, कम होने लगा था। विदत एक समिति थी ऋग्वैदिक काल में, वो लगभग खत्म ही हो गई थी। कबीला सभा समिति का स्वरूप बदल गया था। राजा कबीलों पर शासन करता था। कबीलों के नाम से प्रदेश का नाम भी जाना जाता है, जो बाद में पांचाल प्रदेश नाम रखा गया। और इसी में राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ राज्य होता था। दोस्तों, इसमें यज्ञ कौन कौन से होते थे उसका और किस किस के लिए होते थे। दोस्तों, इसमें एक राजसूय यज्ञ होता था। राजा को दैवीय शक्ति प्राप्त कराने के लिए यज्ञ किया जाता था। और इसमें सोम रस भी पिया जाता था। इसमें सोम रस एक प्रकार का मादक पदार्थ था, द्रव्य था, जैसे कि आजकल दारू, शराब। दोस्तों, एक अश्वमेध यज्ञ होता था। इस अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। राजा उस घोड़े को छोड़ता था और वो घोड़ा जहां जहां जाता था, जितने क्षेत्र तक जाता था, बिना विरोध के, बिना किसी प्रतिरोध के,
वो क्षेत्र राजा के अधिकार में आ जाता था, राजा का उन क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता था, उन पर शासन करता था। दोस्तों अग्निष्टोम था, इसमें एक सोमरस पिया जाता था इसमें भी, और यह अग्नि को पशु बलि देने के लिए किया जाता था। इसमें पशु की बलि दी जाती थी, अग्नि देवता के सामने जानवर की बलि दी जाती थी। इसमें एक राजा का पद वंशानुगत हो गया था, वंशानुगत जेनेटिक वंशानुगत हो गया था, अर्थात बड़ा पुत्र राजा का जो होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था, राजा का पद उसे मिलता था। तो उसमें किसी को भी और अधिकार नहीं था कि राजा बन सके। जो राजा बनता था उसका बड़ा ही बेटा आगे चलकर राजा ही बनता था। तो थोड़ा अगली लाइन इसमें है दोस्तों, इसमें अगली लाइन थी कर व्यवस्था। कर व्यवस्था नियमित रूप से प्रतिष्ठित हो गई थी और करों का संचय और संग्रह एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे संग्रहीता बोलते थे। संग्रहीता को क्या कहते हैं? कलेक्टर। वर्तमान में कलेक्टर जो आपके डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक पद बनाया हुआ था, उनका काम था करों का संग्रह करना। और इसमें धार्मिक व्यवस्था, तो गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गई थी, जो इस संस्कृति का मूल धार्मिक अनुष्ठान था। इस काल में ऋग्वैदिक काल के दो बड़े देवता, एक तो इंद्र और एक अग्नि देवता की जो महत्ता था उनकी कम हो गई थी। वो प्रमुख न होकर सर्जन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान दिया जाने लगा। देवताओं को प्रसन्न करने की बजाय यज्ञ करना महत्वपूर्ण हो गया था। देवताओं को प्रसन्न नहीं किया जाता था इस काल में, और यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया जाने लगा। पशुओं के देवता रुद्र थे, जिनकी शिव के रूप में पूजा की जाने लगी थी। और पूषण एक देवता थे जो शूद्रों के देवता थे, जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो सबसे नीचे आते थे उस टाइम में, वो उसके देवता जो थे पूषण थे। तो इसमें भी कुछ दर्शन इसमें की उत्पत्ति हुई थी, जिनके प्रतिपादक थे। तो चारवाक भौतिकवाद के प्रतिपादक थे चारवाक। सांख्य के थे कपिल। एक क्वेश्चन आ जाता है यहां से, इस सेक्शन को याद रखिएगा जरूर, एक क्वेश्चन मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। योग पतंजलि। और न्याय के जो प्रतिपादक थे दर्शन के गौतम मुनि थे। और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बदरायण थे। और वैशेषिक के प्रतिपादक थे कवायद या उलुक नाम था। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया है, ये समाप्त हो गया है, जिसमें वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ लिया और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ लिया, और ये यही टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें गौतम बुद्ध के बारे में और जैन मुनि के बारे में आएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अगला टॉपिक होगा। तो दोस्तों अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।